नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश के किसान की तस्वीर और देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार की ओर से सदन में 3 बिल पेश किए गए और दोनों सदनों में इन बिलों को पारित भी कर दिया। लेकिन क्या है ये बिल, कितने ज़रूरी है देश के किसान के लिए, देश के किसान को मजबूत बनाने के लिए, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खुद मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किसानों के फायदे के लिए कहें या किसानों के हित के लिए कहें, कृषि क्षेत्र के लिए कहें, 3 बिल संसद ने पारित कर दिए हैं। आजकल ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई थी सरकार को ये बिल लाने की? ज़रूरत ये थी कि 70 साल पहले देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन देश का किसान आज़ाद नहीं हुआ था। ज़रूरत ये थी कि किसान शिकंजे में था बिचौलियों के, और उस शिकंजे से अब किसान को आज़ादी मिली है। और जो लोग इसकी ज़रूरत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्होंने वर्षों तक ये जानते हुए कि बिचौलिया किसान को नोच खा रहा है, जानबूझकर किसान को आज़ाद नहीं किया। तो उनकी तिलमिलाहट इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी बिल लेकर आए हैं, उनकी तिलमिलाहट इस बात के लिए है कि अब काला बाजारी पर अंकुश लगेगा। उनकी तिलमिलाहट इस बात के लिए है कि अब कमीशन खोर जो हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा। उनकी तिलमिलाहट इस बात की है कि अब किसान उनके सामने घुटने नहीं टेकेगा। तो विरोध का कारण आप यही मानती हैं? बिल्कुल। आप बताइए, आप आप अगर इन तीनों बिल्स को पढ़ेंगे, इनमें क्या है, और विशेषतः संविदा पर खेती के ऊपर जो हंगामा किया विपक्ष ने, उस बिल में है क्या? बिल में है कि किसान की ज़मीन ना खरीदी जा सकती है, ना गिरवी रखी जा सकती है, और अगर किसान और जिसको उसने अपनी फसल बेचनी है उसके बीच में करार है, तो रिकवरी के लिए भी किसान की ज़मीन आप हाथ नहीं लगा सकते। तो किसान की ज़मीन अगर सुरक्षित रहे तो विपक्ष को तकलीफ क्यों है? बिल में क्या है कि किसान अगर अपनी फसल बेचता है तो वो कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा, ये निर्णय लेने के लिए किसान आज़ाद है। कितने में बेचेगा और भुगतान भी किसान को 3 दिन में करना पड़ेगा। तो इस बात से विपक्ष को क्यों तकलीफ है? विपक्ष क्यों चाहता है कि एक तलवार लटकती रहे किसान के सर पे कि आपको वहीं जाना है जहां विपक्ष कहता है, उतने में ही बेचना है जो विपक्ष कहता है, उसी को बेचना है जिसको विपक्ष कहता है? क्या ये आज़ाद भारत में एक अच्छी परंपरा है? बिल्कुल। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों को। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत बनने में ये बिल कितनी अहम भूमिका अदा करेंगे? बहुत बड़ी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में बिचौलिए पे निर्भर किसान नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि भारत में एक सशक्त अर्थव्यवस्था और विशेषतः ग्रामीण अंचल में हो, तो सबसे ज़्यादा मजबूती आपको देश के किसान को देनी पड़ेगी। उस मजबूती को देने में सतत 6 साल से नरेंद्र भाई प्रयास कर रहे हैं। वो मजबूती तब भी आई जब प्रधानमंत्री ने देश के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि की घोषणा की। इस देश में क्या ऐसी सरकार पहले कभी देखी, और विशेषतः कांग्रेस के राज में, जो सीधा देश की तिजोरी से पैसा उठाकर देश के किसान के बैंक के खाते में डालता है? आपको याद होगा कि वर्षों पहले कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक और व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। मतलब पहली बार एक नेता ने सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के ये घोषणा की थी कि उनकी निगरानी में 90 पैसे गायब हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी 2014 की जो पहली पारी थी उसी में घोषणा कर दी थी कि गरीब से गरीब हिंदुस्तानी का बैंक का खाता खुलेगा। मुझे आज भी याद है, तब विपक्ष के लोग कहते थे भाई गरीब का बैंक का खाता खोल के करोगे क्या? नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि ये पैसा सीधा देश की तिजोरी से भारत के गरीबों के बैंक के खाते में जाएगा। और उसी श्रृंखला में देश में पहली बार 40 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुला। आप सोचिए, 130 करोड़ के देश में 40 करोड़ लोगों का जीवन में कभी बैंक का खाता था ही नहीं। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, जिसमें से 22 करोड़ महिलाएं हैं। और किसान सम्मान निधि के तहत पहली बार मात्र 1.5 साल में 10 करोड़ किसानों को उनके बैंक के खाते में 93,000 करोड़ रुपया सीधा डाला गया। यह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। तो निश्चित रूप से विपक्ष इस उपलब्धि को देखकर तिलमिलाएगा।
तो आप कहना चाहते हैं ये कोई पहली बार नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हितों के लिए काम किया है, इससे पहले भी लगातार पहली बार देश में प्रौद्योगिकी की, साइंस की, विज्ञान की प्राइम मिनिस्टर जी बार बार बात करते हैं। पहली बार एक सरकार ने संकल्प लिया कि अगर किसान को विज्ञान से जोड़ना है तो महज नारा देकर काम नहीं चलेगा। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की सरकार ने न सिर्फ घोषणा की बल्कि उसको स्थापित करने के लिए पैसा भी दिलवाया और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विज्ञान को किसान तक पहुंचाया। सॉइल हेल्थ कार्ड की कल्पना देश के सामने नरेंद्र मोदी ने तब रखी थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर जिले में किसान तक सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। आज मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पंजाब में जो कृषि के क्षेत्र में एक आधुनिक प्रदेश माना जाता है, उसमें हमारी सरकार ने 12 लाख से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों तक पहुंचाए हैं। तो प्रौद्योगिकी, विज्ञान से किसान को जोड़ना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको सशक्त करना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसके बैंक के खाते में सीधा पैसा देना, नीम कोटिंग यूरिया के माध्यम से फर्टिलाइज़र का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के संदर्भ में किसान के साथ चर्चा करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फर्टिलाइज़र के कॉस्ट को घटाना। कृषि क्षेत्र के साथ साथ अगर आप व्यापकता से देखें ग्रामीण अंचल, गरीब तबके को, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर महीने कोई नई सौगात हमारे देश की जनता को दी है। और ये 3 बिल बहुत बड़ा तोहफा है। ये 3 बिल देश की अर्थव्यवस्था में किसान को एक अहम भूमिका, एक अहम पद पर लेकर आएगा। आज किसी क्षेत्र में अगर निवेश चाहिए तो क्या आप किसान को मजबूर कर सकते हैं कि वो आधुनिक तकनीक ना लाए अपने खेत तक? क्या आप किसान को मजबूर कर सकते हैं कि आप एक ही जगह तक सीमित रहेंगे? क्या वाकई में निवेश आ सकता है जब किसान खुद बिचौलियों के चंगुल में जकड़ा हुआ हो? तो मुझे लगता है कि वो विपक्ष के नेता जो कहते हैं अरे बेचारे किसान को समझ ही नहीं आएगा, मतलब वो किसान की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा भ्रम ये फैला है कि एमएसपी नहीं देंगे जी। अरे एमएसपी के संदर्भ में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में विपक्ष कस्में खाया करती थी, लेकिन एक सत्य ये भी है कि 10 साल कांग्रेस पार्टी केंद्र में रही। इतनी चिंता थी कांग्रेस पार्टी को तब उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है, कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें एमएसपी का जिस तरह से भुगतान करना चाहिए उसको उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? 1.5 गुना ज़्यादा भुगतान करने का सिर्फ वादा नहीं बल्कि उसको पूरा कर दिखाया मोदी सरकार ने। और मुझे लगता है अगर आप आंकड़े देखें मोदी सरकार के, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो, इनफैक्ट कल ही मोदी सरकार ने एमएसपी की रेट्स दोबारा घोषित किए हैं जो वापस पिछले साल से ज़्यादा हैं। तो अगर हम कांग्रेस के राज का कंपैरिजन देखें, गेहूं का देखें, कांग्रेस के राज में साल 2009 से लेकर 14 तक लगभग 1,60,000 करोड़ का भुगतान किया। मोदी सरकार ने 2015 से लेकर 20 तक 2,90,000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया और सीधा किसान के खाते में, किसी बिचौलिए के पास वो पैसा नहीं गया। तो ये अपने आप में आंकड़ा आपको साफ दिखलाता है कि प्रतिबद्धता किसकी है किसान के प्रति, कौन किसान को सामर्थ्यवान बनाना चाहता है। क्योंकि आज तक जिन लोगों ने बिचौलियों से किसान को आज़ाद नहीं किया, उनका राजनीतिक लाभ था कि किसान हमेशा बेबस रहे, हमेशा असहाय रहे। एपीएमसी एक्ट के बारे में भी बात हो रही है, उसका भी काफ़ी शोर शराबा किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोनों सदनों में और सदन के बाहर भी इस बात को पुनर्स्थापित किया है बार बार कि हम एपीएमसी एक्ट को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। और मुझे लगता है लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब सरकार कोई वक्तव्य देती है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो एक सॉवरेन प्रॉमिस है, एक संवैधानिक वचन है जिसे सरकार प्रतिबद्ध है पूरा करने के लिए। आपने स्वयं देखा और डीडी न्यूज़ पे भी चला किस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि हुई है, और साथ ही साथ आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से कृषि मंत्री ने स्वयं कहा हम एपीएमसी एक्ट को हाथ नहीं लगा रहे हैं। फिर क्यों तकलीफ है विपक्ष को कि हम जो राज्य की व्यवस्था है उसमें नहीं अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर अंतर्राज्यीय किसान कोई अपना काम करना चाहे तो आप क्यों किसान को जकड़ कर रखना चाहते हैं? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में था कि देश के किसान को समृद्ध करना है तो 1 नेशन 1 मार्केट किसान को उपलब्ध करा कर दीजिए।
स्वामीनाथन कमेटी का वही जो सजेशन है उसी को तो फलीभूत किया है। तो संसद में जो शोर शराबा हुआ, जो हंगामा हुआ, यहाँ तक कि संसद की गरिमा तक को तार तार किया गया, कैसे देखती हैं आप इसको? आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी देखा है कि सांसद राज्यसभा में सभापति की टेबल पर चढ़ जाएं, माइक तोड़ें, कागज फाड़ें, बिल फाड़ें, लेकिन साथ ही जो वहां पर परंपरागत और संवैधानिक दर पर हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए, कॉन्डक्ट करना चाहिए, वो रूल बुक भी फाड़ दें। साथ ही जिस प्रकार से उपसभापति के आसन के ऊपर हमला किया जी, ये भाजपा के ऊपर हमला नहीं था। सभापति कौन है राज्यसभा का? देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, उनके नॉमिनी हैं जो सदन के पूरे समर्थन के साथ उपसभापति बने, हरिवंश जी। आप उनको मारने जाएंगे क्योंकि आपको बैर बीजेपी से है, मोदी से है। इस प्रकार की अव्यवस्था जो राज्यसभा में खड़ी हुई, और मेरा सौभाग्य रहा, मैं 2 बार राज्यसभा में सेवा दे चुकी हूँ, मैंने कभी यह नजारा नहीं देखा। लेकिन उसके विपरीत हरिवंश जी ने जो जिस तरह से अपना मुझे लगता है कि उनकी उदारता है, उनका संस्कार है कि जिन लोगों ने उनको मारने तक की कोशिश की, सदन में गाली दी उनको, वो रिकॉर्ड पर नहीं आए लेकिन जो थे वहां पर उपस्थित, आज स्वयं उपराष्ट्रपति जी बोले। और पीड़ा होती है कि एक वरिष्ठ पत्रकार जो देश की संसद में जाता है, एक सम्मानित पद पर बैठता है, आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम बिचौलियों के समर्थन में आपे से इतने बाहर हो गए कि हम उपराष्ट्रपति के पद पर भी प्रहार कर सकते हैं, एक वरिष्ठ सांसद के ऊपर भी फिजिकली अटैक कर सकते हैं। और जो भ्रम फैलाया विपक्ष ने, आज उसको भी तार तार किया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था कि हम अपने दम पर अगर वो डिवीजन भी मांगते तो वोटिंग कराकर इन बिलों के पैसेज में हम स्पष्ट कर देते कि सदन में किसकी ज्यादा नंबर्स थे। लेकिन जब विपक्ष के पास नंबर नहीं थे तो उनके पास तमाशा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं कि उस वक्त कैमरा के माध्यम से पूरा देश इस दृश्य को देख रहा था, वरना विपक्ष की चलती तो अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां को फैलाता। लेकिन देश की जनता को अब तय करना पड़ेगा कि क्या ये एक जिम्मेदार विपक्ष का रवैया है कि सदन के उपसभापति पर आप आक्रमण करें, फिजिकली अटैक करें, गाली बकें। ये गरिमा है क्या राज्यसभा की? आने वाले वक्त में आप इन 3 बिल्स को जो पास हुए हैं दोनों सदनों में, किसानों के भविष्य को लेकर क्या देखती हैं? आगे का रास्ता कैसा है? मैं सोचती हूँ कि हम मात्र ये ना देखें कि ये 3 बिल सिर्फ किसान के संदर्भ में है। ये हमारी जो ग्रामीण परंपराएं हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें एक रेवोल्यूशन लाने का काम करेंगे जी। किसान मात्र एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार है, एक संस्कार है, एक समाज है। आप उसको विज्ञान से जोड़ेंगे, उसके अधिकार को उसकी इच्छा अनुसार मार्केट से जोड़ेंगे, उसको फूड प्रोसेसिंग करने के लिए नए आयाम प्रस्तुत करेंगे। आप उसका आर्थिक मनोबल इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि वो अगर बाकी क्षेत्रों में भी स्वयं निवेश करना चाहे तो वो इतना सशक्त हो पाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो आप पूरी सरकार के अलग अलग कदमों को देखिए। कोविड का एक वैश्विक महामारी का सामना भारत कर रहा है। किसी ने जिंदगी में सोचा था, और ये शायद बहुत कम लोगों ने इस पर दृष्टि डाली हो, कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को एक वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ रहा है। आज तक हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया, और हम एक बेहतर रिकवरी रेट में और बेहतर रिकवरी रेट के साथ साथ विश्व भर में जब हिंदुस्तान की चर्चा हो रही थी मार्च के महीने के पहले सप्ताह में, तब लोग ये कह रहे थे इतना बड़ा देश है, लोग भूख से मर जाएंगे। आपको अगर याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया और कहा कि हर परिवार तक अनाज पहुंचाओ, नवंबर महीने तक मुफ्त का अनाज पहुंचाओ। पहली बार देश के इतिहास में, जो जनधन खातों की मैं बात कर रही थी, 20 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया दिया गया। पहली बार इतनी बड़ी आपदा के वक्त, एक राष्ट्रीय संघर्ष के वक्त,
नरेंद्र मोदी जी ने कहा अन्न पहुंचा दिया है, मुफ्त का सिलेंडर भी पहुंचाओ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त का ईंधन मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम और आप आज टेक्सटाइल मंत्री से बात कर रहे हैं, देश में मार्च से पहले पीपीई सूट नहीं बनता था। और एक खुलासा और कर दूं, पीपीई सूट की जो टेक्नोलॉजी है वो विश्व भर में जब विकसित होती है तो कम से कम 40 हफ्ते लगते हैं। देश ने 40 हफ्ते क्या 40 दिन में टर्न अराउंड करके दिखाया। जिस देश में एक भी पीपीई का सूट नहीं बनता था, उन्होंने मात्र 1 महीने में 1100 कंपनियां खड़ी कर दी। आत्मनिर्भर भारत का सबसे सुनहरा उदाहरण किसान के संदर्भ में ये बिल का पैसेज है। उस महिला के बैंक के खाते में गया जनधन के माध्यम से वो पैसा है। उस रसोई से हटता हुआ वो धुआं है जो उज्ज्वला की वजह से हटा है। आत्मनिर्भरता का पैकेज, जब देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर ये कहता है स्वयं कि हम 20 लाख करोड़ का एक पैकेज देंगे ताकि अर्थव्यवस्था को हम इन चुनौतियों के दौर से गुजार सकें। साथ ही देश के प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना की भी शुरुआत करते हैं, मनरेगा का पैसा बढ़ाते हैं और राष्ट्र के इतिहास में पहली बार मनरेगा पर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। और फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे नेता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आपने बात शुरू की किसानों से ना, मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को असुरक्षित मान रही है क्योंकि किसान की जमीन सुरक्षित है। क्योंकि जिनका दामाद किसानों की जमीनें लूटकर अपना व्यवहार करता हो, वो किसान के हित में कभी नहीं बोल सकते। किसान भाइयों से आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि उन्होंने सतत नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास दिखाया, इसलिए 2019 के चुनाव में एक अभूतपूर्व विजय नरेंद्र मोदी को मिली। और मैं जानती हूं कि जो विपक्ष के नेता उठकर सदन में उपसभापति तक को मारने की हिमाकत कर सकते हैं, वो देश में किसी भी प्रकार का भ्रम फैला सकते हैं, किसी भी प्रकार की अशांति फैला सकते हैं। मेरा तो किसान भाइयों से, परिवारों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि विपक्ष के झांसे में भ्रम में ना आए। विपक्ष 70 साल में से कितने सालों तक राज में रहा, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि किसान आज़ाद हो, कि किसान सशक्त हो। बड़े बड़े वादे किए गए। आप पंजाब से हैं, पंजाब में जब पिछला राज्य का चुनाव हुआ था तब किसानों को कहा गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा कि सारे कर्जे हम माफ़ कर देंगे। 1 रुपये का कर्ज पंजाब में पंजाब की सरकार ने माफ़ नहीं किया। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसान के खाते तक पैसा पहुंचाऊंगा, और 1.5 साल में 90,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा पहुंचाया। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और नरेंद्र मोदी का अपना एक इतिहास है कि जो कहा वो किया। इसीलिए उनके पास सबका साथ है, सबका विश्वास है, और उसी के आधार पर सबका विकास भी होगा। जी, चलिए इन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त बांटा और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमारे किसान भाइयों को ये साफ किया कि ये जो किसान बिल हैं ये उनके फ़ायदे के लिए है। तो आज की ख़ास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।